इस वीडियो को देखकर आपका जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसके अंदर आपको ये पूरे चैप्टर का डिटेल में समझ आ जाएगा और कम समय में हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। बस आपने क्या करना है, ये वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर को रीड करना है और वीडियो देखने से पहले भी एक बार इस चैप्टर को रीड करके वीडियो देखो और वीडियो देखने के बाद एक बार चैप्टर को रीड करो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर याद करो और जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन है उसको लगाओ। सब कुछ कॉन्सेप्ट तुमको क्लियर होने वाला है और तुम्हारे बढ़िया नंबर आने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ भैया, ये पहले बताओ। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, इसी को देखकर हमारा टेंशन हो जाता है। देखो भाई, सिंपल सी बात है, पहला पैरा पढ़ेंगे तुमको सिंपल सा हर चीज़ समझ आ जाएगा। पहला पैरा क्या कह रहा है, सिर्फ तुमने जब चैप्टर पढ़ लेना उसके बाद ये वीडियो देखो, सब कुछ समझ आएगा। मैं पहला पैरा पढ़ूंगा, उसके बाद तुमको समझाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड। मिल्क इज लेफ्ट एट द रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. An iron tawa and nail is left exposed to the humid atmosphere. Grapes get fermented, food is cooked, food get digested in our body or we respire. इसका मतलब क्या है कि अपने आसपास के माहौल को देखो और देखो क्या हो रहा है। अगर हम दूध को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में रख देते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है। आयरन या तवा को या हम काटी या नेल को हम ऐसे ही ऐसे मौसम में रख दें जहाँ पे पानी हल्का उमस वाला मौसम है, उसके अंदर रख दें तो लोहे पे जंग लग जाती है। ग्रेप्स को अगर ऐसे ही रख दें, सड़ जाए ग्रेप्स, तो उसके अंदर अलग सी बदबू, अलग सा टेस्ट आने लग जाता है। और इसी को यूज़ करके अल्कोहल और दारू बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है वो बाद में बताऊँगा, पहले ये इस पे फोकस करो। फूड को हम बनाते हैं तो फूड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फूड कई बार गलता है, कई बार कुछ होता है, कई बार कुछ होता है। अलग-अलग टाइप से अलग-अलग तरीके के फूड बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे आस-पास हो रही हैं। हम खाना खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट हो जाता है, ये भी हमारे आस-पास हो रहा है। हम साँस ले रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये क्या चीज़ें हैं? ये जो हमारे को बुक क्या बताना चाह रही है? ये बताना ये चाह रही है, इन ऑल द अबव सिचुएशन, इन सभी सिचुएशन में द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैज़ समवॉट चेंज्ड. We have already learned about physical and chemical changes of matter in previous class. Whenever a chemical change occurs, we can say that the chemical reaction has taken place. अब इसका पहले का मतलब भैया क्या हुआ, ये जो ऊपर सारी चीज़ें बताई गई हैं, ये आसपास हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसे इससे जुड़ी हुई होती हैं। ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो इससे क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो हम एक चीज़ दे सकते हैं कि जिसके साथ भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे दूध का फटना हो गया, आयरन का जंग लगना हो गया, ग्रेप्स का सड़ना हो गया, खाने का बनना हो गया, खाने का पचना हो गया और सांस लेना हो गया। ये जितनी भी सारी चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे या तो केमिकल चेंज हो रहा है या तो फिजिकल चेंज हो रहा है। फिजिकल चेंज का मतलब एग्जांपल से दूं, बोतल को तुम आग के अंदर रखो तो बोतल मेल्ट होने लग जाता है, तो वो एक फिजिकल चेंज है। तुम आग के ऊपर अपना हाथ रखो, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, ये एक फिजिकल चेंज है। तुम्हारे हाथ के ऊपर लाल लाल निशान पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, ये फिजिकल चेंज है। बट केमिकल चेंज क्या है, जैसे मोमबत्ती को तुमने जलाया, मोमबत्ती पिघल रही है, ये एक फिजिकल चेंज है, मोमबत्ती का पिघलना। पर मोमबत्ती एक आग रिलीज़ करती है और आग के साथ जलने के साथ क्या होता है, धुआं निकलता है। धुआं होता है CO2, वो एक केमिकल चेंज है। यानी कि मोमबत्ती जली तो उधर से CO2 निकला, यानी कि केमिकल चेंज हुआ। और जब भी फिजिकल और केमिकल चेंज होता है, और हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है फिजिकल और केमिकल चेंज, बट अगर कहीं केमिकल चेंज हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। भैया ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है समझ नहीं आ रहा। सिंपल सी बात है कि अगर जैसे देखो आयरन पे जंग लग रहा है, तो आयरन पे अगर जंग लग रहा है तो उस जंग को लगना कि कॉपी के अंदर तुम कैसे बताओगे कि जंग लग रहा है आयरन के ऊपर, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कॉपी पे कैसे लिखेंगे कि आयरन पे जंग लग रहा है। वैसे तो दिख रहा है हमारे साइकिल पे रिम पे जंग लगी है, पर अगर हमें कॉपी पे रिप्रेजेंट करना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन हो रही है, उसको कैसे करेंगे, वो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वो केमिकल रिएक्शंस भैया कैसे लिखेंगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा इस आगे आने वाले चैप्टर में। तो you may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. यानी कि केमिकल रिएक्शन से क्या मतलब, क्या तो तुम समझते हो, ये इस चैप्टर में हम देखने को मिलेगा। हाउ डू वी कम टू नो, हम कैसे जान पाएंगे दैट केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस, और हमें कैसे पता लगेगा भैया कि मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है, और केमिकल रिएक्शन को हम कैसे पहचानेंगे। तो मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, आगे समझ आएगा, धीरे धीरे ठंड रखो, तुम्हें हर चीज़ समझ आएगी। लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज़, चलो कुछ एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं और इस आंसर को जानने की कोशिश करते हैं कि हमें कब पता लगेगा एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है और एक केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है और कैसे होता है। तो हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जिसके अंदर एक मैग्नीशियम का रिबन लेंगे, या मैग्नीशियम की तुम रॉड कह सकते हो, टोंग नाम के एक चिमटे से हम पकड़ेंगे और एक बर्नर के ऊपर उसको जलाएंगे और नीचे एक
वॉच डिश यानी कि कटोरा रख देंगे और उसके अंदर जब मैग्नीशियम जलेगा तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में यानी कि एक राख गिरेगी जो सफ़ेद कलर की होगी, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। ये पहला एक्सपेरिमेंट हो गया और इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मैग्नीशियम पहले किसी और कलर में था, पर जल के वो सफ़ेद कलर के पाउडर में क्रिएट हो जाता है और जब वो जलता है मैग्नीशियम तो वाइट कलर का फ्लेम रिलीज़ करता है। ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। दूसरी एक्टिविटी क्या है कि लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन को पोटेशियम आयोडेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या होगा। और दूसरी चीज़ जिंक के ग्लोब्यूल्स यानी कि जिंक की गोलियां हम किसी एसिड में डाल देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, HCl हो गया या H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो उसके अंदर क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं हम हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखा रही हैं, हमें ये सारी चीज़ें ये दिखा रही हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, जैसे कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है, चेंज ऑफ कलर हो रहा है, और या तो गैस रिलीज़ हो रही है या टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे, देखोगे कि ये तीनों रिएक्शन करने के बाद अगर आपके लैब है तो लैब में करवाएंगे या आप वीडियो देख सकते हो इंटरनेट के ऊपर ये एक्टिविटीज़ का नाम डाल के। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट का चेंज हो रहा है, या तो लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस हो रहा है, या इसके अंदर कलर का चेंज होता है, या तो गैस रिलीज़ होती है जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रही है, या टेम्परेचर का चेंज हो रहा है। As we observe the change around us, we can see that there is a large variety of chemical reaction taking place around us. We will study about various types of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter. और ये सारी निशानियाँ दर्शाती हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि स्टेट का चेंज होना, कलर का चेंज होना, गैस का निकलना, टेम्परेचर का चेंज होना। जैसे कि तुम्हें पता लगता है कि अगर हल्का सा बादल लग गया है, काले काले बादल आ गए हैं और हवा नहीं चल रही है और एकदम घने बादल आए, ये क्या तुम्हें दिखाता है कि तुम्हें पता लग जाता है कि बारिश होने वाली है। वैसे ही अगर कहीं पे ये देखना हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे स्टेट चेंज हो रहा है, क्या वहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, क्या वहाँ से गैस निकल रही है, या वहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं। अगर ये सारी निशानियाँ तुम्हें देखने को मिलती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया जी वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हम उसे कॉपी पे कैसे लिखेंगे और कॉपी पे कैसे दर्शाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे कि मैं तुम्हें पहले ही बताया कि अगर साइकिल पे तुम्हारी जंग लगी है, पर तुम्हें बताना है मास्टर को कि मास्टर जी साइकिल पे जंग लगी है, मुँह से बता दोगे, पर कॉपी पे पेपर के अंदर कैसे लिख के बताओगे कि जंग लगी है और उसका केमिकल रिएक्शन क्या है, वो हम आगे सीखेंगे। पहले तो हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होती है या केमिकल इक्वेशन क्या होती है। एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन ऑक्सीजन इट गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज in a sentence form a quite long. It can be written in a short form. The simplest ways to do this is to write in it the form of word equation. The word equation for the above reaction would be magnesium plus oxygen gives magnesium oxide. ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? भैया मेरे को समझ नहीं आया, आप क्या कहने की कोशिश करो। सुनो मैं बताता हूँ। हमने क्या किया एक्सपेरिमेंट, हमने पहला क्या किया कि हमने मैग्नीशियम लिया, उसको आग में जलाया चिमटे से पकड़ के, और जो मैग्नीशियम है एक वाइट पाउडर यानी कि वाइट राख में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। और तुम्हें एक चीज़ मैं हमेशा बता दूँ, अगर आग के अंदर कोई भी चीज़ जला रहे हो, जैसे कि पेपर को तुम आग में जलाया, तो पेपर का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, आग के साथ। और आग को तुम क्या लिखोगे, O2। क्यों लिखोगे O2? क्योंकि जब भी कोई आग किसी चीज़ को जलाती है तो उसका मतलब ये हुआ कि उस चीज़ का रिएक्शन O2 के साथ हो रहा है। अगर तुम अपने हाथ को आग में जलाओगे तो तुम क्या लिखोगे, हाथ का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। अगर तुम अपने जो बाल को आग में जलाओगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, बाल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम को आग में जला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैग्नीशियम का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ। इसीलिए हमने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और एक एरो बना के लिखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में जब रिएक्शन हुई तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब देखो इस साइड जो एरो के इस साइड है इसको रिएक्टेंट कहेंगे, यानी कि इन दोनों में रिएक्शन होगी, और जो इस साइड है उसको प्रोडक्ट कहेंगे। जैसे कि आलू, नमक, मसाला, ये सारी चीज़ें अलग अलग होती है शुरू में, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। बट जब आलू, मसाला, नमक ये सारी चीज़ें हम मिला देते हैं और उसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो वो एक सब्जी बन जाती है जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, जो कि हमारा प्रोडक्ट होता है और अच्छे से हम उसको आगे एंजॉय करते हैं। तो ये तुम्हें समझ आ गया कि केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है। अगर तुम्हें केमिकल इक्वेशन लिखना है तो उसको लंबे फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब देखो इस जो रिएक्शन लिखी हुई है 1.1, उसके ऊपर तुम देखोगे एक पैरे में एक्सप्लेन किया गया है, पर वही एक पैरे को अगर एक लाइन में एक्सप्लेन करना हो तो हम लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हर एक व्यक्ति को समझ आ जाएगा इस इक्वेशन से कि मैग्नीशियम को आग में जलाया गया है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाकर दे रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंजेस इन द रिएक्शन 1.1, द मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट। द
न्यू सब्सटेंस इन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट। यानी कि यहाँ पे यही कह रहा है कि रिएक्टेंट क्या होता है, शुरू में जो चीज़ें होती हैं जिसको हम मिला के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको हम, जो एरो के इस साइड होता है वो रिएक्टेंट होता है और एरो के उस साइड जो होता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ए वर्ड इक्वेशन शोज चेंजेस ऑफ रिएक्शन टू द प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन दैम। यानी कि एरो से हमें समझ आएगा कि इससे ये बना है, ये बताने की कोशिश कर रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा कि लेफ्ट साइड में द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो रिएक्टेंट्स होंगे हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाएंगे, यानी कि बाएं साइड में लिखे जाएंगे, और जो प्रोडक्ट हैं वो दाएं साइड में हम लोग लिखेंगे विद प्लस साइन बिटवीन दैम। और उसके बीच में प्लस साइन इसलिए है क्योंकि देखो आलू के साथ हम सब्जी मिला रहे हैं तो ऐड कर रहे हैं ना, इसीलिए मैग्नीशियम को हम रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, उसके साथ मिल रहा है ना, तो इसीलिए हम इसको प्लस का साइन शो करते हैं। सिमिलरली यानी कि इसी तरीके से प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड, यानी कि दाएं साइड में हम प्रोडक्ट लिखेंगे और उसको हम प्लस के साइन, अगर प्लस के साइन तब यूज़ करेंगे अगर दो प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे कि तुमने सब्जी बनाया तो कई सब्जी होती है पानी छोड़ता है या भाप निकलता है, तो वहाँ पे क्या हमें देखने को मिलेगा कि सब्जी भी बन रही है और पानी भी निकल रहा है। तो ऐसे ही अगर मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कुछ और बनता तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस फलाना ढिमकाना लिख देते, पर अभी कुछ नहीं लिखा है तो हम प्लस का साइन नहीं लगा रहे, बस एक प्रोडक्ट हमें मिला है। अगर दो प्रोडक्ट मिलता तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस फलाना प्रोडक्ट अलग जो मिला है वो हम लिख देते। आगे बढ़ते हैं। द एरो हेड points toward the product and shows the direction of the reaction। और जो ये एरो है वो क्या बता रहा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया तो प्रोडक्ट बन रहा है। और ये एक और चीज़ एरो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि इस साइड से इस साइड हमारा रिएक्शन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम क्या है कि भैया ये बता दो कि राइटिंग ए केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शंस को कैसे हम लिखेंगे। केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए क्या होगा, पहले ये पहरा पढ़ लेते हैं। इज़ देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। ये पूछ रहा है कि क्या कोई और आसान तरीका है केमिकल रिएक्शंस को और कम अक्षर में, कम शब्दों में लिखने का। क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिखा है पूरा लंबा लंबा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या इससे भी छोटा तरीका है? बिल्कुल है, क्योंकि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट का सिंबल दे रखा है, तो उस सिंबल को यूज़ करके हम इस रिएक्शन को लिखेंगे। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज। यानी कि केमिकल इक्वेशन जो हैं, जो ऊपर हमने देखा, उसको और हम कंसाइज और छोटा करके लिख सकते हैं। एंड यूज़फुल इफ़ वी यूज़ केमिकल फार्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। यानी कि हम वर्ड्स को लिखने की जगह, पूरा मैग्नीशियम लिखने की जगह उसका सिंबल इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन और भी छोटी हो जाएगी। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन है वो, केमिकल इक्वेशन है वो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ये इक्वेशन लिखी हुई है Mg + O2 गिव्स MgO। ये जो केमिकल इक्वेशन है ये दर्शा रही है एक केमिकल रिएक्शन। यानी कि कभी भी एक केमिकल इक्वेशन तुम देखोगे तो इसका मतलब ये है कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above four equation can be written as। अब देखो, तुम्हें थोड़ा सा छोटा करता हूँ इसको तभी तुम्हें समझ आएगा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है इसको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको और छोटा कैसे लिखेंगे, तो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है, और पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद नहीं है तो याद कर लेना, 1 से 20 तक एलिमेंट तुम्हें याद करने पड़ेंगे। मैग्नीशियम को हम Mg से लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम O2 से लिखते हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO से लिखते हैं। तो यहाँ पे देख लो, अगर अभी तुमने नहीं पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल, कोई बात नहीं, इसको याद कर लेना, रट लेना, 10 बार लिखोगे इसको इक्वेशन को, तुम्हें याद हो जाएगी। तो हमें वही सेम रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीशियम की जगह Mg लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन की जगह O2 लिख दिया, और एरो बनाकर क्या लिख दिया, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बात करते हैं कि काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स of each element on the LHS and RHS of the arrow। Is the number of atoms of each element the same of the both side? If yes, then the equation is balanced. If not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on the both side of the equation। Such a chemical equation is skeletal chemical equation for the reaction। यानी क्या हुआ? Such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction। Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of the magnesium of air। अब देखो तुम्हें क्या समझ आना है। हमने भैया ये लिख दिया, क्या लिख दिया? ये रिएक्शन लिख दिया। भैया समझ आ गया कि मैग्नीशियम को पूरा स्पेलिंग मैग्नीशियम के लिखने की जगह हम उसका सिंबल यूज़ कर लेंगे और हमारा काम आसान हो जाएगा। पर एक और पंगा पा दिया
कि ये कह रहा है कि इसके अंदर बैलेंस करो। अब ये बैलेंसिंग क्या होती है भैया, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं तुम्हें समझाता हूँ सिंपल तरीके से समझो। समझ लो ये तराजू है, तराजू का एक साइड ये है, मैं एरो से तुम्हें बना कर दिखाता हूँ। तराजू का एक साइड ये है, तराजू का एक साइड ये है। कवि कहने का तात्पर्य ये है, यानी कि ऑथर क्या लिखना चाह रहा है कि भैया जी, अगर आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है तो तराजू के इस साइड और तराजू के इस साइड, और ये तराजू का कांटा है, इसके ये साइड और ये साइड दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और बराबर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम भी बराबर लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी बराबर लेना पड़ेगा, और इसको भी बराबर लेना पड़ेगा। अब भैया हमें कैसे पता लगेगा कि ये सारी चीज़ें बराबर हैं? इसको समझाने के लिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक तरीका। जैसे कि तुम ये समझ लो ये तराजू है, तराजू बना लेता हूँ। ये हमारा बन गया तराजू, ठीक है, ये हमारा कांटा हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने 5 किलो की सब्ज़ी रख दी है, सब्ज़ी चलो सब्ज़ी रख देते हैं, सब्ज़ी रख ली हमने, तो यहाँ पे मैं जो बटकरा है, जो वेट है या तुम जो भार है वो कितने का रखोगे? यहाँ पे कितने का भार रखोगे? 5 किलो का रखोगे। यानी कि अगर अगर यहाँ पे मैं 10 किलो रखूँ तो यहाँ पे क्या कितना रखोगे? 10 किलो का भार रखोगे। अगर मैं यहाँ 100 ग्राम सब्ज़ी रख रहा हूँ तो यहाँ पे कितना भार रखोगे? 100 ग्राम का रखोगे। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि भैया ये समझ आ रहा है कि मतलब जितना रिएक्टेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट में जितनी चीज़ें हैं उतनी चीज़ें प्रोडक्ट में होनी चाहिए। जितनी चीज़ें रिएक्टेंट में हैं उतनी चीज़ें प्रोडक्ट में होनी चाहिए। ठीक है भैया, समझ आ गया। अब ये बताओ लिखेंगे कैसे? मतलब भैया तुमने ये तो बता दिया कि मतलब जितना इधर होना चाहिए जितना उधर होना चाहिए, पर लिखेंगे कैसे? देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, हाँ भैया यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 है। यहाँ पे देखो इतना, यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम 1 है। ठीक है भैया, मैग्नीशियम तो ठीक-ठाक लग रहा है मेरे को, पर ऑक्सीजन यहाँ पे तुम देखोगे तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। हाँ भैया, और यहाँ पे 1 है, तो क्या करें? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पूरे के आगे 2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पूरे के आगे क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। चलो लिख देते हैं फिर, जल्दी से लिखते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें लिख के दिखाता हूँ, पहले इसको इरेज़ कर लेता हूँ। इसको हम इरेज़ करेंगे और दोबारा से पेंसिल को यूज़ करेंगे। तो चलो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। तो 2 लिखने से क्या हुआ? मैग्नीशियम भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब दोबारा से चेक करेंगे, मैग्नीशियम देखेंगे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, भैया फिर तो गड़बड़ होगी, यानी कि दोनों के बराबर नहीं हुआ। अरे रुको सब्र करो तो बताता हूँ। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, चलो ठीक है, मैग्नीशियम 2 हो गया, इसको बाद में देखेंगे। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ, यानी कि 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन है। यानी कि ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। अब भैया यहाँ पे मैग्नीशियम 1 ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करें? यहाँ पे 2 लिख दो। अब ध्यान से देखो बराबर हुआ कि नहीं, इसको मैं क्लीन करके दोबारा से तुम्हें अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, और तुम बताओ कि ये अच्छे से तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। हमने यहाँ पे 2 लिखा और एक यहाँ पे 2 लिखा। अब रिएक्शन देखेंगे तो एकदम बैलेंस हो जाएगी। कैसे? यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है। ये इंटू में है ना, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। हाँ भैया समझ तो आ गया। अगर नहीं समझ आया कमेंट में लिखो, क्वेश्चन पूछो, मैं तुम्हें जवाब दूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तो उसको हम स्केलेटल यानी फालतू की इक्वेशन कहेंगे, वो हमारे कोई काम की नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए एक केमिकल इक्वेशन में, क्योंकि जितनी चीज़ तुमने डाली है उतनी ही चीज़ निकलनी चाहिए। अगर पेट्रोल 1 लीटर डलवाया है तुमने गाड़ी के अंदर, तो वो जितना एवरेज है गाड़ी का उतना चलना चाहिए। मतलब समझ लो अगर तुम्हारी 1 लीटर पेट्रोल में तुम्हारी गाड़ी 50 किलोमीटर जाती है और तुम्हारी गाड़ी 50 किलोमीटर नहीं जाने की जगह 30 किलोमीटर में ही ख़त्म हो जा रही है, तो तुम तो सोचोगे यार मैंने मटेरियल तो इतना डाला पर प्रोडक्ट क्यों नहीं इतना मिल रहा है? तो उसका कारण ये है, वहाँ पे कुछ तो लोचा है, तो उस लोचा को ठीक करो, और जैसे ही लोचा ठीक करोगे तो 1 लीटर के पेट्रोल में तुम्हारी गाड़ी 50 किलोमीटर जाएगी, यानी कि जितना तुम डाल रहे हो उतना एवरेज वो दे रही है। तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। वैसे ही केमिकल रिएक्शंस में जितना तुम मटेरियल डालते हो शुरू में, बाद में उतना होना चाहिए। इसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब चलो इस तरीके से समझ लेते हैं बैलेंस इक्वेशन कैसे किताब ने बता रखी है। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट वी स्टडीड इन क्लास 9th। Mass or can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reaction. In other words, the number of atoms of the each remains the same before and after the chemical reaction. Hence, we need balanced skeletal chemical equation. In is the chemical equation 1.2 balance? Let us लर्न अबाउट बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप। यानी कि यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा है, हमने 9th में पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कोई भी अगर मास है, जैसे कि एक बॉल लेते हैं, बॉल को कभी भी तुम
एक मास है ना, वो उसके अंदर वेट है, मास है, तो उसको ना कभी तुम ख़त्म कर सकते हो, ना कभी उसको मिटा सकते हो, ना कभी तुम उसको बना सकते हो। भई तुम बोलोगे भैया मैं तो उसको जला दूँगा तो ख़त्म हो गया बॉल, नहीं, नहीं। जैसे ही तुम जलाओगे तो देखोगे बॉल तो अपना शेप चेंज कर देगा, प्लास्टिक पिघल जाएगी, पर बॉल तो रहेगा ना। वो प्लास्टिक पिघल गई, बेशक पिघल गया, पर उसके अंदर कुछ तो सामान है, ऐसा थोड़ी है कि जादू से कुछ सब कुछ गायब हो गया। जलने के बाद एक काली चीज़ निकलेगी, तो बॉल से कुछ सी किसी चीज़ में तो कन्वर्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास हो रहा है, यानी कि जितना मास पहले था उतना मास बाद में है। तुम तो बोलोगे भैया मैं तो जला देता हूँ तो बॉल हल्की हो जाती है, नहीं, हल्की होती है पर आधी चीज़ें उड़ जाती हैं, गैस के फॉर्म में उसके अंदर का कार्बन उड़ जाता है, जो कि आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। तो इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास हर जगह वैलिड है। क्यों वैलिड है? क्योंकि ना मास को हम क्रिएट कर सकते हैं, ना मास को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे तुम्हें बोल रहा है कि चलो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किसी केमिकल इक्वेशन को, किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो पहले तो हमने इसको सिंपल एक और एग्जांपल ले लिया जो कि एक्टिविटी में है, जिंक और Zn2SO4 और Zn SO4 प्लस H2। यहाँ पे अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या है। पहले रिएक्शन ऐसी थी, क्या है, हमारे पास जिंक है, नहीं समझ आया, मैं पहले तुम्हें रिएक्शन दिखा देता हूँ। ये वाला रिएक्शन है, यहाँ पे हमने जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, यहाँ पे देख सकते हो छोटे छोटे, और ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एक फ्लास्क के अंदर ले लिया और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब इसको हम समझते हैं इक्वेशन के माध्यम से कि इक्वेशन से कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे कि जिंक को लिख लिया हमने, और उसके बाद यहाँ पे लिख दिया सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो हमारे पास जिंक सल्फाइड बन रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो अब भैया पहले ये बताओ कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया तो जिंक सल्फेट बना, क्योंकि हमें तो याद नहीं है, हमें तो पढ़ाया नहीं किया। तो देखो शुरू में कुछ रिएक्शंस तुम्हें याद करनी पड़ेंगी, जैसे कि जिंक और सल्फेट को मिलाओ, सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाओ तो जिंक सल्फेट बनता है, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा। आगे जाके धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि ये रिएक्शंस कैसे हो रही हैं। अभी के लिए तुम इस रिएक्शंस को याद करो। हाँ, बैलेंस करना सिखा देता हूँ, अभी मैं सिखा रहा हूँ। जैसे कि अब तुम्हें पता है जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल क्या होता है, H2SO4 होता है। अगर तुम्हें नहीं याद है तो तुम्हें इसको रटना पड़ेगा। क्यों? अब मैं बोलोगे भैया रटा रहे हो, ये क्या बात होगी। रटना इसलिए पड़ेगा क्योंकि तुमने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल अगर तुम पढ़ लोगे, उसके 20 एलिमेंट्स याद कर लोगे, कुछ कंपाउंड्स के नाम और सिंबल याद कर लोगे, तो ये तुम्हें ईजी लगेगा। अभी के लिए तुम इस पर ध्यान दो कि तुम्हें बैलेंसिंग सीखनी है। तो जिंक की जगह उसका सिंबल यूज़ कर लिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह उसका सिंबल यूज़ कर लिया, एरो की जगह एरो रहने दिया, और हमने जिंक सल्फेट की जगह हमने क्या कर लिया, जिंक सल्फेट का सिंबल यूज़ कर लिया। उसके बाद हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन का सिंबल यूज़ कर लिया। अब देखो यहाँ पे पंगा पड़ क्या रहा है कि हमने ये रिएक्शंस तो लिख लिया उसके सिंबल के फॉर्म में, बट भैया यहाँ पे कहने की कोशिश क्या कर रहा है, कहने की कोशिश ये कर रहा है कि देखो जिंक और जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या रिएक्शन करके जितना इस साइड है उतना उस साइड भी प्रेजेंट है कि नहीं। तो ज़रा बुक क्या कह रही है उसको देखते हैं। लेट अस एग्जामिन, यानी कि चलो देखते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो, यानी कि हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, यानी कि जितना सामान रिएक्टेंट के साइड है, एरो के इस साइड है, क्या एरो के उस साइड भी है। तो चलो जिंक के बारे में देखते हैं, जिंक इस साइड एक है पर उस साइड भी एक ही है। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन इस साइड दो है, यहाँ पे देखो तुम आराम से देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन दो है तो इस साइड भी दो है। चलो भैया ये तो सही है। अब देखते हैं सल्फ़र, सल्फ़र यहाँ पे एक है, ये देखो सल्फ़र यहाँ पे एक है, सल्फ़र यहाँ पे एक है। अब तुम्हें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है भैया, हाँ बताओ कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी H2SO4 लिखा है तो सल्फ़र के आगे कुछ नहीं लिखा है। जैसे यहाँ पे अगर कुछ लिखा होता तो सबसे मल्टीप्लाई होता, पर इसके पैर में लिखा है ना, तो ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ आया भैया दोबारा बताओ। ठीक है दोबारा बताता हूँ। जैसे कि देखो H2, ये मैंने गंदा लिख दिया, H2SO4। अब देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा है, यानी कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन सिर्फ दो है। ये जो दो लिखा है ना, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि इसके पैर में लगा है। ये चार जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, यानी कि हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन चार है, पर सल्फ़र एक है। भैया अब समझ, थोड़ा कन्फ्यूज हो रहा हूँ। अगर यहाँ पे कुछ हुआ भैया तब, जैसे मैंने 3 लिख दिया यहाँ पे, तो अब क्या होगा कि 3 हाइड्रोजन है पर यहाँ पे 2 भी लिखा है, तो 3 दूनी 6, यानी कि 6 हाइड्रोजन हो जाएँगे, और फिर 3 को गुणा करेंगे सल्फ़र के साथ। सल्फ़र के पैर में कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 3 सल्फ़र आ जाएगा।
हाँ 3 हाइड्रोजन हो गया, 3 सल्फर हो गया। अब ये 3 को गुणा करेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने 4 और इधर से 3 गुणा होगा तो 4 दूनी 4 तिहाई 12, 12 ही होगा ना, ठीक है। तो 12 होगा ना। हाइड्रोजन को अगर मैं 3 को इंटू करूँगा ऑक्सीजन के साथ, क्या है